गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर 4 सेशन फर्स्ट फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। इसके बारे में बेसिक चीजें जो है वो अपन 6th-7th में पढ़ के आए हैं, फिर भी अपन उसको थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन लगभग 7 टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। उसमें अपना पहला है चमक, कठोरता, तन्यता, आघातवर्दिता, ध्वनिकता, सुचालकता और ठोस। सामान्यतया सभी धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है। धातुओं की ताजा कटी सतह जो होती है वो अपने को विशिष्ट चमक देती है, इसलिए सभी धातुओं की ताजा कटी सतह लगभग चमकीली होती है। लेकिन वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आने के पश्चात उसके रंग में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। सेकंड है कठोरता। सामान्य सभी धातुएं कठोर होती है, परंतु सोडियम और पोटेशियम इसके अपवाद है कि ये दोनों धातुएं सॉफ्ट होती है और इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तीसरा है आपका तन्यता। जो धातुएं होती है उसको अपन खींचकर लंबे तार बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु जो होती है वो होती है आपकी सोना। सोना इतना ज्यादा तन्य होता है कि इसके 2 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी कारण से आप देखते हैं कि जितने ज्यादा ज्वेलरी बनती है या जितनी भी एंटीक या बारीक डिजाइन बनती है वो आपके गोल्ड की ज्वेलरी में बनती है। चांदी और लोहे की ज्वेलरी में इतना बारीक तार नहीं बनते। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु आपकी कौन सी होती है? सोना होती है। नेक्स्ट है आघातवर्दिता। सभी धातुओं को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। जितना ज्यादा अपन उन लोहे को या एल्यूमिनियम को पीटेंगे उतने ज्यादा ही वो फैलते जाते हैं और पतले 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 चद्दर में चेंज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु जो होती है हमारी एल्यूमिनियम। आप देखते हैं कि जितने भी रैपिंग पेपर्स आते हैं, चॉकलेट्स के पेपर्स आते हैं, वो सारे आपके एल्यूमिनियम्स के बने होते हैं और इतना पतला कागज उसका बन सकता है। नेक्स्ट है ध्वनिकता। सभी धातुएं जो होती है वो जनरली सोनोरस होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है। आप उसको किसी भी वस्तु से पीटेंगे तो उसमें से विशिष्ट ध्वनि बनती है। सबसे ज्यादा जो धातु होती है सोनोरस वो होती है कांसा। कांसा हालांकि एक मिश्र धातु है जो सीसा प्लस टीन से बनती है और इसकी मंदिर में जितनी भी घंटियां बनाई जाती है वो आपकी किसकी बनती है? कांसा मिश्र धातु की बनती है। फिर है सुचालकता। सामान्यतया सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सबसे ज्यादा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक धातु है आपकी सिल्वर, जिसको अपन कहते हैं चांदी। लेकिन चांदी के तार नहीं बनते हैं क्योंकि महंगी होने के कारण हम किसके तार बनाते हैं? तांबे या लोहे के तार बनाए जाते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है सभी धातुएं, लेकिन पारा जो है जिसको अपन क्या कहते हैं मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, जो कि थर्मामीटर के अंदर भरे जाती है और इसका ये कमरे के तापमान पर किस अवस्था में मिलती है? आपके द्रव अवस्था में मिलती है। बाकी सारी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में वो मिलती है। सीजियम और गैलियम जो है वो ऐसी धातु है जो यूं तो कठोर अवस्था में मिलती है, लेकिन जैसे ही हमने उसको अपनी हथेली पर लेंगे वो द्रव अवस्था में आ जाती है, यानी कि उसका जो गलनांक होता है वो काफी कम होता है। एक और चीज अपन डिस्कस करें तो क्वथनांक और गलनांक। सभी धातुओं के गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं, यानी कि लगभग अगर लोहे को पिघलाना चाहे तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लोहा मेल्ट होता है। तो धातुएं जो होती है उनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है, हाईली बॉन्डेड होते हैं। इस कारण से उनके गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये अपन ने सामान्यतः धातु के गुणधर्म देखे। अधातुओं के बारे में बात करें तो अधातुओं में सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। केवल आयोडीन ऐसी अधातु है जो केवल चमकीली होती है और विशिष्ट चमक रखती है। कमरे के तापमान पर ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी धातुएं जो होती है उनमें ये विशिष्ट प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो धातु सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। अधातु सारी गैसीय अवस्था में मिलती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये अपन ने देखे धातु और अधातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें अपन पहला गुण देख रहे हैं रासायनिक गुणधर्म में ऑक्सीजन से क्रिया। सभी धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगर ऑक्सीजन के साथ में धातु क्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगी और अधातु क्रिया करेगा तो अधात्विक ऑक्साइड बनती है। रिएक्शंस देखें, इसका एग्जांपल देखें तो हम एक मैग्नीशियम रिबिन लें। मैग्नीशियम धातु का पतला रिबिन बना हुआ आता है तार के समान। उसको अगर अपन जलाते हैं तो वो वायु की उपस्थिति में जलता है और जो राख बनती है वो आपकी किसकी बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनती है।
देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अपन बैलेंस रिएक्शन में अगर लिखना चाहे तो 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। ये जो राख है ये आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को अगर मैं पानी में घोलूं और उसको अच्छा सा हिला के उसका लिटमस पेपर टेस्ट करूं तो आप देखेंगे कि वो लाल लिटमस पत्र जो है वो नीले में बदलता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल में नहीं बदलेंगे, लेकिन लाल लिटमस पत्र टेस्ट करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसी प्रकार अधातुओं की क्रिया देखें तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि S प्लस O2 गिव राइज टू SO2। ये जो है आपके ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसकी रिएक्शंस अगर अपन देखना चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करेगी तो आपके कार्बोनिक एसिड बनेगा H2SO3, जो कि क्या है, एक विशेष प्रकार का अम्ल है। और ये आपके लिटमस पेपर टेस्ट में क्या देगा, नीला लिटमस पत्र जो है किसमें बदलेगा, लाल में बदलेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उल्टा होता है, देखेंगे अपन, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपकी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहे तो लोहे पर जंग लगता है। लोहा जो है वो वायुमंडल की नमी, जल वाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति में फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, और जिससे लोहा कमजोर हो जाता है। अब अपन कह रहे हैं कि लोहे पर ही जंग लगता है, क्या दूसरे धातुओं पर जंग लगता है? तो हाँ, सभी धातुएं जनरली नमी की उपस्थिति में क्रिया करके संक्षारित हो जाती है। कॉपर के बर्तनों का हरा होना, चांदी का काला होना, ये सारे आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इसमें कॉपर के बर्तन का हरा रंग जो होता है वो आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण से बनता है। इसकी रिएक्शंस देखें तो कॉपर की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनता है, जिससे कॉपर के बर्तनों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ये अपन ने पहली रिएक्शंस देखी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सेकंड अपन देख रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतया सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, परंतु उनकी क्रिया करने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। आपने लोहे की कोई वस्तु रखी, तुरंत जंग नहीं लगता है, काफी वर्षों तक उसमें क्रिया चलती रहती है। लेकिन सोडियम ऐसी धातु है जो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है। इसका एक्सपेरिमेंट अगर अपन करना चाहे तो एक बीकर में थोड़ा सा पानी लें और हम सोडियम धातु को रुई में थोड़ा सा अंदर दबाकर उस बीकर में अगर डालेंगे तो जैसे जैसे रुई के अंदर पानी चढ़ेगा और वो सोडियम के संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेगा और विस्फोट के साथ में आवाज आएगी। इस कारण से सोडियम की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण उसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ताकि केरोसिन जो है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ में सोडियम के बीच में परत बना देता है और उनकी रिएक्शंस नहीं हो पाती है। इसी प्रकार देखिए तो अधातु जो है वो सामान्यतया जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फास्फोरस एक ऐसी अधातु है जो वायु के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इस कारण से फास्फोरस को संचित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, ताकि जल जो है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक लेयर का काम करता है। हम देखते हैं कि जादूगर जो होते हैं वो जादू बताते समय खोपड़ी के ऊपर इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए कुछ छिड़कते और उसमें फट की आवाज आती है या वो आग पकड़ लेता है। वो क्या होता है, फास्फोरस होता है। जैसे ही फास्फोरस को वायु के संपर्क में छिड़का जाता है वो तुरंत अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आग बना लेता है। इसी कारण से फास्फोरस का उपयोग जो है पटाखे बनाने में, माचिस का मुंह बनाने में, जो रेड कलर का होता है रेड फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। थर्ड अगर अपन देखें तो धातु और अधातु की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया सामान्यतया धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक रिएक्शन के द्वारा देखें अपन की H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट देखें तो हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा H2SO4 अम्ल ले लें और उसमें जिंक मेटल के कुछ टुकड़े डालें तो हमको कुछ समय पश्चात बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स गैस के बनते हैं और वो परख नली के से बाहर आने के लिए, गैस वायुमंडल में जाने के लिए ऊपर आती है। जब अपन उस परख नली या टेस्ट ट्यूब के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो हमको एक फट फट की आवाज सुनाई देगी। फट फट की आवाज जो है वो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इससे सिद्ध होता है
कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जिसको अपन पोप ध्वनि कहते हैं। जनरली अधातु जो है वो आपके अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया में भी अपन देखेंगे कि सामान्यतया अधातुओं जो है वो क्षार के साथ जटिल अभिक्रिया करते हैं, जिसको अपन हायर क्लासेस में देखेंगे। एक पार्ट है आपकी इस चैप्टर का विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन जिसको कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है किसी यौगिक में से एक तत्व, दो होते हैं ऋण आयन और धन आयन, उसमें से एक में से दूसरे का उसके स्थान पर जाकर बैठना और पहले को वहां से रिमूव करना, जनरली विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अपन देख रहे हैं, मैंने आपको 3 रिएक्शंस दिए यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया मैंने जिंक से करवाई है, तो आपके जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर रिमूव हो रहा है। दूसरी मैंने कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आपकी फेरस के साथ करवाई है, तो फेरस सल्फेट बन रहा है और कॉपर रिलीज हो रहा है। तीसरी आपके फेरस सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाई है, तो आपकी क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और फेरस बन रहा है। एक रिएक्शन में आपके और लिखना चाहूंगी यहाँ पर, अगर मैं FeSO4 फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कॉपर से करवाती हूँ तो क्या होगा, तो थोड़ा सा अपन देखेंगे यहाँ पे क्रियाशीलता। अगर अपन देखें, ये अभिक्रिया क्रियाशीलता के ऊपर बेस है। सबसे ज्यादा क्रियाशील जिंक, उसके बाद आपका फेरस, उसके बाद कॉपर, है ना। सबसे कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो जो तत्व कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर सकता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रियाशील ज्यादा है, तो जिंक यहाँ जाएगा और कॉपर को यहाँ से रिमूव करेगा। सेम फेरस जाएगा, कॉपर को रिमूव करेगा, जिंक जाएगा और फेरस को रिमूव करेगा। परंतु यहाँ पर देखो, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर यहाँ जाकर फेरस को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा, अतः ये अभिक्रिया नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इस तरह की रिएक्शंस दे देंगे और आपको बोलेंगे इसका प्रोडक्ट लिखो, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि कॉपर की क्रियाशीलता फेरस की अपेक्षा कम होने से यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखना चाहे तो हम एक कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें और उसमें हम बिना जंग वाली लोहे की कील डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, जो कि कुछ समय पश्चात गायब होकर कील पर जमा हो जाता है और कील का भूरा रंग यानी कि विलयन जो है वो भूरा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कॉपर सल्फेट की जगह आयरन ने ले ली है और आयरन की जगह कॉपर सल्फेट ने ले ली है। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। फिर है एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं के उपयोग तो बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, सारे मशीनी बनाने में, दरवाजे बनाने में, बॉयलर बनाने में, उपग्रह, बर्तन, तार, आभूषण, मकान निर्माण में, वायुयान, रेलगाड़ी, बाइक्स, मोटर गाड़ियां, सभी चीजें बनाने में आपके धातुओं का उपयोग होता है। अधातुओं के उपयोग अगर अपन देखें तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि एक अधातु है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक औषधि आयोडीन, पटाखे निर्माण में फास्फोरस। जो आयोडीन है वो विशिष्ट चमक रखती है और उसका रंग बैंगनी होता है। फिर है आपके वर्तमान में जो अभी है 119 तत्व जो है वो लगभग खोज हो चुकी है। उसमें से कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ गुण तो धातुओं के होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं वो अधातुओं के होते हैं, उसको अपन उपधातु कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, बाकी सारे जो तत्व है वो आपके मानव निर्मित है। तत्व शब्द के बारे में अपन थोड़ा सा बात कर ले कि तत्व क्या होते हैं। तो पदार्थ का वैसा सूक्ष्मतम कण जिसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या विद्युत अपघटन से अलग कर सकते हैं, बाकी उनको सेपरेट करना अलग नहीं होता है, क्या कहलाता है, जनरली आपके तत्व कहलाते हैं, जो कि आपके परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो आज के इस चैप्टर में अपन ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण धर्म देखे, भौतिक गुणों में अपन ने अपवाद के ऊपर डिस्कशन किया और अपन ने विस्थापन अभिक्रिया और धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में डिस्कशंस किया। ये हमारा 4th चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।